हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम रसल का ऐसे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस को डिस्कस करेंगे, यानी मशरिक में और मगरिब में खुशी की किस तरह के तस्वुरात पाए जाते हैं। अब चूँकि ये ऐसे बहुत लंबा है तो इसकी आपको वीडियो जो है वो 2 या 3 पार्ट्स में मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ऐसे। और इसकी मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगी क्योंकि अगर मैं इंग्लिश पोर्शन भी पढ़ना शुरू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहली लाइन में रसल क्या कहता है कि हर शख्स वर्ल्ड की टाइम मशीन के बारे में जानता है जो कि अपने मालिक को इस काबिल बनाती है कि वो वक्त में आगे या पीछे जा सके और ख़ुद अपनी आंखों से देख सके कि माजी किस तरह था और मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है। लेकिन लोग हमेशा इस बात को नहीं समझते कि वर्ल्ड की इस मशीन से बहुत से फ़ायदे इस तरह भी उठाए जा सकते हैं कि माजी और मुस्तकबिल की बजाय मौजूदा ज़माने में पूरी दुनिया को घूमा जाए। एक यूरोपीय बाशिंदा यानी जो यूरोप में रहता है, अगर वो न्यूयॉर्क या शिकागो जाता है तो वो उस मुस्तकबिल को देख सकता है जो यूरोप पर आने वाला है अगर यूरोप मुआशी तबाही से बच जाता है। अब ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर क्यों आया था? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था और यूरोप के बहुत बुरे हालात थे। आगे वो कहते हैं दूसरी तरफ जब वो एशिया जाता है तो उसे माजी नज़र आता है। मुझे बताया गया है कि हिंदुस्तान में करूने वस्ता यानी मिडल एजेस को देखा जा सकता है। चीन में उसे 18वीं सदी नज़र आएगी और अगर जॉर्ज वाशिंगटन ज़मीन पर दोबारा लौट आए तो वो मुल्क जो उसने तख्लीक किया था या वो मुल्क जो उसने बनाया था उसको खौफनाक हद तक परेशान कर देगा। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। आगे वो क्या कहता है कि इंग्लैंड में वो ख़ुद को निस्बतन कम अजनबी महसूस करेगा और फ्रांस में इससे भी कम, लेकिन वो उतने तक सुकून महसूस नहीं करेगा जब तक कि वो चीन ना पहुंच जाए। और एक भूत की तरह इधर उधर फिरने के सफ़र में उसे बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जो आज भी ज़िंदगी, आज़ादी और ख़ुशी को हासिल करने की कोशिश पर यकीन रखते हैं और वो इन चीज़ों को कमोवेश उतना ही अहम समझते हैं जितना अहम कि वो अमरीकी समझते थे जो कि जंगे आज़ादी लड़े थे। और ये कहना कबल अज़ वक्त नहीं होगा कि वो जमहूरिया चीन के सदर बन जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि मगरबी तहजीब रूस और बरतानिया की खुद मुख्तार रियासतों को निकाल कर शुमाली और जनूबी अमेरिका पर मुश्तमिल है। इन दिस सिविलाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स लीड्स द वैन। और इस तहजीब में अमेरिका हरावल दस्ता है, यानी वो जो लीड कर रहा होता है, जो फ्रंट फुट पे होता है। All the characteristics that distinguish the West from the East are most marked and furthest developed in America. वो तमाम खसूसियात जो मगरिब को मशरिक से अलग करती हैं वो हमें अमेरिका में मिलती हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड स्टेट में मिलती हैं। We are accustomed to changes which have happened for the last 100 years. We यहाँ पे वो अमेरिकन्स को कह रहे थे। वो कहते हैं कि हम पिछले 100 साल में जो तब्दीलियाँ हुई हैं हम उनके आदी हो चुके हैं और बिलाशुबा वो बेहतरी के लिए थी। एंड दैट फर्दर चेंजेस फॉर द बेटर आर श्योर टू फॉलो इनडेफिनेटली। और ये कि इसके बाद मज़ीद बेहतरी के लिए मज़ीद तब्दीलियाँ होना नागुज़ेर हैं। बड़े आज़म यूरोप में जंग और उसके नताइज और असरात ने इस पुरएतमाद यकीन को एक झटका दिया है और इंसान ने 1914 से पहले की दौर को एक सुनहरी दौर के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। वो क्या है, 1914 में जो है वो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसकी वजह से उससे पहले जो पीरियड था या जो टाइम स्पैन था उसको वो कह रहा है गोल्डन एज, क्योंकि उस वक्त जो है वो पीस था और इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं थी। इंग्लैंड में उम्मीद पसंदी के लिए ये झटका बेनिस्बत दूसरों के लिए काफ़ी कम था और अमेरिका में इससे भी कम। For those of us who has been accustomed to take progress for granted, हम जैसे लोगों के लिए जो तरक्की को अपना यकीनी हक समझने के आदी हैं, it is especially interesting to visit a country like China, which has remained where we were once 150 years ago.
چین جیسے ملک کی سیر کرنا جو کہ اب اس مقام پر ہے جہاں پر ہم 150 سال پہلے تھے، یعنی چائنا جو ہے وہ اتنا بیکورڈ تھا. And to ask ourselves whether, on the balance, the changes which have happened to us have brought us any real improvement. اور غیر جانبدار ہو کر خود سے یہ پوچھنا خاص دلچسپی کا حامل ہے کہ وہ تبدیلیاں جو ہم میں آئی ہیں کیا واقعی کوئی حقیقی بہتری یا ترقی لائی ہیں. اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ یورپینز جیسے یہ بلیو رکھتے ہیں کہ تبدیلیاں بہت امپورٹنٹ ہے ترقی کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تبدیلیاں ہم میں آئی ہیں کہ وہ واقعی ان کی وجہ سے کوئی پروگریس ہوئی بھی ہے کہ نہیں. آگے نیکسٹ پیراگراف میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے چین کی تہذیب کی بنیاد کنفیوشس کی تعلیمات پر رکھی گئی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ سے 500 سال پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. وہ آگے کیا کہتا ہے، Like the Greeks and Romans, he didn't think of human society as naturally progressive. یونانیوں اور رومیوں کی طرح وہ انسانی معاشرے کو فطری طور پر ترقی پسند نہیں سمجھتا تھا. On the contrary, he believed that in remote antiquity rulers had been wise. بلکہ اس کے برعکس وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ زمانہ قدیم کے حکمران عقل مند ہوا کرتے تھے. And the people had been happy to a degree which the degenerate present could admire but hardly achieve. اور لوگ اس حد تک خوش ہوا کرتے تھے جس کی آج کا کمتر زمانہ تعریف تو کر سکتا ہے لیکن اسے بہت مشکل سے حاصل کر سکتا ہے یا حاصل ہی نہیں کر سکتا. This of course was a delusion. یقیناً یہ ایک مغالطہ تھا، لیکن اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کنفیوشس نے ماضی قدیم کی دوسرے اساتذہ کی طرح ایک ہمیشہ قائم رہنے والے معاشرے کی بنیاد رکھنے کو اپنا مقصد بنایا جس میں عمدگی، ترقی اور اچھائی کا ایک خاص درجہ اور معیار ہو، بٹ ناٹ آلویز اسٹرائیونگ آفٹر نیو سکسیسز، جو کہ ہمیشہ نئی کامیابیوں کے پیچھے نہ بھاگتا ہو. In this, he was more successful than any other man who ever lived. اس لحاظ سے کنفیوشس کسی بھی زمانے کے کسی بھی شخص سے زیادہ کامیاب تھا. His personality has been stamped on Chinese civilization from his day to our own. اس کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اس کی شخصیت چینی تہذیب پر چھائی ہوئی ہے. During his lifetime, the Chinese occupied only a small part of present-day China and were divided into a number of varying states. اس کی زندگی میں چین نے آج کے موجودہ چائنا کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ حاصل کیا تھا جو بہت سی جنگجو ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. یعنی اس وقت جو ہے وہ چائنا چھوٹا سا، لیکن اب جو ہے وہ چائنا اس کا جغرافیکلی جو ہے اس کی جغرافیکل باؤنڈریز انکریز کر گئی ہیں. During the next 300 years, they established themselves throughout what is now China proper. اگلے 300 سالوں میں انہوں نے اس سارے علاقے میں خود کو مستحکم کیا جس کو اب اصل چین کہتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگلے 300 سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی، اتنے پاورفل ہو گئے کہ انہوں نے جو اب چائنا ہے یعنی بگر چائنا اس کو اٹین کیا. And founded an empire exceeding in territory and population any other that existed until the last 50 years. اور ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آج سے 50 سال پہلے تک کسی بھی دوسری ریاست سے جو اس وقت موجود تھی علاقے کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ تھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی. آگے وہ کہتا ہے کہ وحشی قبیلوں کے حملے، پھر منگولوں کے حملے ہوئے تھے، اور پھر منچو ڈائنیسٹیز یعنی اس میں بادشاہی سلسلہ تھا پورا جس میں بہت سے بادشاہ آتے تھے، تو ان کے حملے تھے. اور پھر کبھی کبھار جو ہے وہ افراتفری یا خانہ جنگی ہو جاتی تھی، تو اس میں بھی کنفیوشس کا جو یہ نظام ہے وہ قائم رہا اور اس میں کسی طرح کی جو ہے وہ چینجز نہیں آئے. اور یہ اپنے ساتھ کیا لایا؟ اپنے ساتھ فن، ادب اور زندگی گزارنے کا ایک تہذیب یافتہ جو ہے وہ طریقہ لایا. It is only in our own day، یہ تو اب ہمارے دور میں ہوا ہے، through contact with the West
and with the westernized Japanese that this system has begun to break down. कि मगरिब और मगरबी तहजीब में रंगी हुई जापान के साथ ताल्लुकात की वजह से ये निज़ाम जो है वो टूटना शुरू हो गया है. A system which has had this extraordinary power of survival must have great merits. एक ऐसा निज़ाम जिसमें मुस्तहकम रहने की गैर मामूली ताकत थी लाजमन बड़ी खसूसियात का हामिल होगा. And certainly deserves our respect and consideration, और ये यकीनन हमारी इज़्ज़त और एहतराम का मुस्तहिक है. तो रसल क्या कहना चाह रहा है कि इतने जो है वो चीन पे हमले हुए, मंगोल तो इवन पूरी सिविलाइजेशन ही डिस्ट्रॉय कर देते थे, फिर भी जो है ये सिस्टम कायम रहा. तो इसमें ज़रूर ऐसी खसूसियात हैं जो कि हमारी इज़्ज़त और एहतराम की मुस्तहिक हैं. सो इट वॉज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. बाकी आपका जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी ट्रांसलेशन मिलेगी और एक्सप्लेनेशन भी. तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच.